हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं। इससे पिछली क्लास में हमने वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ, उसकी परिभाषाएं और वैज्ञानिक पद्धति के कार्य और उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। वैज्ञानिक पद्धति जो है निश्चित और क्रमबद्ध प्रक्रियाओं की एक व्यवस्था है जिसके द्वारा ज्ञान का संचय किया जाता है। और इस पद्धति की विशेषता यह है कि इसके आधार पर हम जिस ज्ञान की खोज करते हैं वह अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय होता है। और विभिन्न विद्वानों ने वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। तो आज हम वैज्ञानिक पद्धति की उन्हीं विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे प्रमुख विशेषता है वैज्ञानिक पद्धति की वो है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। यानी किसी भी अध्ययन में, विशेष रूप से सामाजिक विषय वस्तु के अध्ययन में, दो प्रकार के दृष्टिकोण हो सकते हैं, व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन जो है वो पक्षपातपूर्ण होता है और इसमें अध्ययनकर्ता के पूर्वाग्रह से यह प्रभावित होता है। और वैज्ञानिक अध्ययन में इस प्रकार के जो व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण है उसका कोई भी स्थान नहीं है। और वस्तुनिष्ठ अध्ययन निष्कर्षों की विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है। वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण वैज्ञानिक के व्यक्तिक मूल्य और भावनाओं से स्वतंत्र तथा निष्पक्ष होता है। जैसा कि समाजशास्त्री बीर स्टीड ने भी कहा है कि वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि वैज्ञानिक निष्कर्ष स्वयं वैज्ञानिक की, यानी जो अध्ययन करने वाला है, या वैज्ञानिक की या अध्ययनकर्ता की प्रजाति, उसके विश्वास, उसके वर्ण, उसके व्यवसाय, उसके धर्म, राष्ट्रीयता, नैतिकता या उसके राजनीतिक अभिरुचियों से स्वतंत्र होता है। इसका अर्थ है कि जो घटनाएं जैसी है उसका वैसे ही उसका अध्ययन किया जाए, यानी कि जिस रूप में घटनाएं विद्यमान हैं उनका उसी रूप में अध्ययन किया जाता है वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत। और भौतिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता सरल होती है, लेकिन जो सामाजिक विज्ञान है उनमें वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना वैज्ञानिक के लिए एक कठिन कार्य होता है, क्योंकि वहाँ पे मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों के व्यवहार का ही अध्ययन हम करते हैं। इसके लिए व्यक्ति की जो आदतें, मूल्य, रुचियाँ आदि बाधाएं उत्पन्न करती है और उसके निष्कर्षों को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार जो समाज विज्ञान है उनमें पूर्ण वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। यद्यपि जो वैज्ञानिक निष्कर्षों की विश्वसनीयता के लिए यह एक आवश्यक तत्व है वस्तुनिष्ठता, और इसके लिए ज़रूरी है कि वैज्ञानिक के द्वारा स्वयं पर या अध्ययनकर्ता के द्वारा स्वयं पर नियंत्रण रखा जाए अधिक से अधिक। और विश्वसनीयता या वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए जो विभिन्न प्रविधियाँ हैं उनका अध्ययन में अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। तो वैज्ञानिक पद्धति की जो प्रमुख विशेषता है वो है वस्तुनिष्ठता, यानी कि जो भी अध्ययन किए जाएंगे वो वस्तुनिष्ठ रूप से किए जाएंगे। दूसरी जो विशेषता है वो है सत्यापनशीलता, वेरिफिकेशन। वैज्ञानिक पद्धति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके द्वारा जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं वो किसी भी समय में सत्यापित किए जा सकते हैं। यदि निष्कर्ष वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए हैं तो दूसरे वैज्ञानिक भी समान निष्कर्ष को प्राप्त करके उसे सत्यापित कर सकते हैं। अर्थात इसमें वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की पुनः परीक्षा संभव है और इसके लिए उसकी विश्वसनीयता की जांच की जा सकती है। और सत्यापन के कार्य की सुगमता के लिए एक जो वैज्ञानिक या अध्ययनकर्ता होता है वह अपने अध्ययन की अपूर्ण प्रक्रिया या निष्कर्षों का प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और वे अध्ययन जिनका पुनः परीक्षण संभव
नहीं हुआ है या वैज्ञानिकता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, वो केवल काल्पनिक होते हैं या दार्शनिक दृष्टिकोण से समझे जा सकते हैं। यानी कि वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जो भी निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो उनमें सत्यापनशीलता की जो विशेषता है वो पाई जाती है, यानी कि उनको किसी भी समय परिस्थितियाँ समान होने पर उनको सत्यापित किया जा सकता है। अगली जो विशेषता है वो है निश्चितता। यानी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा निश्चित आधारों पर निश्चित तथ्यों को ढूंढने का प्रयास किया जाता है, और यदि हमारा अध्ययन वस्तुनिष्ठ है और पुनः परीक्षण के द्वारा उसका सत्यापन किया जा सकता है तो जो प्राप्त निष्कर्ष होंगे हमारे वो निश्चित होंगे। वैज्ञानिक पद्धति में अस्पष्ट और अनिश्चित कथनों का कोई महत्व नहीं है, कोई स्थान नहीं है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम ये कहें कि किसी क्षेत्र विशेष के लोग काफ़ी लंबे होते हैं, तो इस प्रकार का जो कथन है वो वैज्ञानिक कथन नहीं है, क्योंकि इसमें अनिश्चित कथनों का प्रयोग किया गया है। और वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि किसी क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों की औसत ऊंचाई 5 फीट है। तो सामान्य बोलचाल के जो अनिश्चित पदों का प्रयोग वैज्ञानिक पद्धति की भावना के प्रतिकूल है, और वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत हम केवल निश्चित कथनों का प्रयोग करते हैं। अगली जो विशेषता है वो है कार्य कारण संबंध, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत कार्य कारण संबंध की व्याख्या की जाती है, और इसमें धार्मिक या तात्विक विश्लेषण की तरह कोई अलौकिक आधार पर घटनाओं की व्याख्या नहीं की जाती। यानी कि जैसे कि हम जानते हैं प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, यानी कि कोई न कोई कारण उसके पीछे ज़रूर होता है, और बिना कारण के कोई भी घटना घटित नहीं होती। और वैज्ञानिक किसी कार्य के पीछे या किसी घटना के पीछे इसी कारण की व्याख्या करता है, और कार्य कारण के इसी संबंध की व्याख्या के कारण जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है वो तार्किक होता है और अनुभव सिद्ध होता है। इसीलिए जो वैज्ञानिक होता है या जो शोधकर्ता होता है वो किसी विशेष रोग को दैवीय प्रकोप नहीं समझता, बल्कि वह उन रोगाणुओं की खोज करता है जिसके कारण वो रोग उत्पन्न हुआ है। यानी कि किसी घटना के पीछे जो कारण है उसको खोजने पर वैज्ञानिक पद्धति में बल दिया जाता है। अगली जो विशेषता है वो है सामान्यता, जनरलिटी। इसमें वैज्ञानिक पद्धति में किसी विशेष इकाई का या विशेष घटना का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि इसमें वैज्ञानिक अध्ययन में सत्य या सामान्य प्रवृत्ति की खोज पर बल दिया जाता है, और यह प्रयत्न किया जाता है कि जो विभिन्न तथ्यों के आधार पर जो सामान्य सिद्धांत और नियमों का प्रतिपादन किया जाए और उनका परीक्षण किया जाए। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम ये कहें कि किसी व्यक्ति का IQ अधिक है, तो उससे स्पष्ट होता है कि विशिष्ट इकाई के बारे में ये कथन दिया गया है। किंतु इसी प्रकार हम यदि कई छात्र छात्राओं के अध्ययन के आधार पर किसी वर्ग या क्षेत्र के बारे में एक सामान्य निष्कर्ष प्राप्त करते हैं तो यह सामान्य वैज्ञानिक नियम बन सकता है। अर्थात वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत जो सम्मिलित इकाइयाँ हैं वो व्यक्ति विशेष की न होकर समस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो वैज्ञानिक नियम है ये सभी परिस्थितियों और सभी इकाइयों पर बिना किसी शर्त के लागू होते हैं। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि सामान्य परिस्थितियों में वे सामान्य नियम लागू होंगे, यानी कि परिस्थितियाँ सामान्य होने पर जो सामान्य नियम या सामान्य निष्कर्ष जो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा निकाले जाते हैं वो
परिस्थितियाँ सामान्य होने पर लागू होंगे। अगली जो विशेषता है वैज्ञानिक पद्धति की वो है भविष्यवाणी की क्षमता। इसके अंतर्गत भविष्यवाणी या पूर्व अनुमान की जो क्षमता है उसका अर्थ है कि निश्चित दशाओं में कोई विशेष घटना घटित होगी। तो वैज्ञानिक पद्धति कार्य कारण संबंधों की व्याख्या पर आधारित होती है और इसके अंतर्गत निश्चितता और सामान्यता भी इसकी विशेषता है और इन विशेषताओं के कारण वैज्ञानिक घटनाओं की नियंत्रित व्याख्या करता है और जिस कारण वह भविष्य में जो घटित होने वाली घटनाओं के बारे में भी पूर्व अनुमान लगा सकता है। और जब वैज्ञानिक किसी घटना के कारणों की खोज कर उसके बारे में सामान्य नियम या सामान्य सिद्धांत प्राप्त कर लेता है तब उसके आधार पर वह वैसी ही दशाओं में वैसी ही घटना के घटित होने के बारे में पूर्व अनुमान लगा सकता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखें कि यदि वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जिस समूह में व्यक्ति की समूह के साथ एकता कम होती है यानी लगाव कम होता है, एकता कम होती है, वहाँ आत्महत्या की प्रवृत्ति सुसाइड की जो दर है वो अधिक होती है। तो वैसी ही परिस्थितियों में अधिक आत्महत्या की घटनाओं के बारे में पूर्व अनुमान हम लगा सकते हैं। और इसी प्रकार का जो सिद्धांत है वो दरखाइम के जो सिद्धांत है आत्महत्या का सिद्धांत उससे स्पष्ट होता है। और जो पूर्व अनुमान है वैज्ञानिक पद्धति में वो ज्योतिषी की भविष्यवाणी के समान नहीं है, यानी कि ये केवल ये नहीं कहता कि अमुक घटना घटित होगी, बल्कि एक वैज्ञानिक ये बताता है कि अगर निश्चित परिस्थितियाँ होगी तो एक विशेष प्रकार की घटना घटित होगी। पूर्व अनुमान की जो संभावना है वो भी भिन्न भिन्न हो सकती है और जो भविष्यवाणी की जो संभावना है वो इस बात पर निर्भर करती है कि कार्य कारण की जो घटनाओं के जो कार्य कारण संबंध है उनकी व्याख्या कितनी शुद्धता से या कितनी संपूर्णता से की गई है। और इस रूप में जो भौतिक विज्ञान है या प्राकृतिक विज्ञान है उनमें भविष्यवाणी की क्षमता अधिक होती है और सामाजिक विज्ञानों में भविष्यवाणी की क्षमता प्राकृतिक विज्ञानों की अपेक्षा कम पाई जाती है। इसी प्रकार जो वैज्ञानिक पद्धति की अगली विशेषता है वो है तार्किकता, रैशनैलिटी। यानी वैज्ञानिक पद्धति संवेग या भावना से उत्पन्न विश्वासों पर आधारित नहीं है और इसमें तार्किक विचारों पर जोर दिया जाता है। और तार्किकता का अर्थ है कि तथ्यों पर आधारित विवेकशील विश्लेषण करना, यानी जो व्याख्या की जाती है तथ्यों की वो विवेक के ऊपर आधारित होगी, तर्क पर आधारित होती है। वैज्ञानिक तथ्यों को एकत्रित करके उनमें तर्क सम्मत संबंध स्थापित किया जाता है और यदि ये तथ्य तार्किक रूप से ग्रहण करने योग्य होते हैं तभी वैज्ञानिक उन्हें ग्रहण करता है, अन्यथा उन्हें ग्रहण नहीं करता। यानी कि तार्किक संबंधों की व्याख्या की जाती है वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत। कोई भी निष्कर्ष निकाला जाता है तो वो तार्किकता के आधार पर निकाला जाता है। अगली जो विशेषता है वैज्ञानिक पद्धति की वो है आनुभाविकता, एम्पिरिकल। वैज्ञानिक पद्धति की ये प्रमुख विशेषता है कि ये आनुभाविक होनी चाहिए, अर्थात वैज्ञानिक या जो अध्ययन करता है अपने तथ्यों को अपने इंद्रिय अनुभव के आधार पर स्वीकार करता है। यानी वैज्ञानिक पद्धति में वही तथ्य स्वीकार किए जाते हैं जो अनुभव एवं अवलोकन के आधार पर पुनः परीक्षित किए जा सकते हैं। जैसे कि जो दर्शन शास्त्र या दृष्टिकोण है या दर्शन शास्त्र के अंतर्गत दिव्य दृष्टि या अनुमान के आधार पर भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है, या इसी प्रकार मन के अनुभव इंट्यूशन से भी निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का जो ज्ञान है या प्रमाण है वो वैज्ञानिक पद्धति की कसौटी पर नहीं उतरते हैं और वैज्ञानिक पद्धति में केवल
इंद्रियों के आधार पर जो अनुभव होता है वही प्रामाणिकता का आधार होता है और वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आनुभविक अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। अगली जो विशेषता है वो है नैतिक तटस्थता, एथिकल न्यूट्रलिटी। वैज्ञानिक अध्ययन में मूल्य निर्णय या नैतिक आधारों को कोई महत्व नहीं है और वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा सत्य की खोज की जाती है। उसमें ये नहीं कहा जाता कि क्या उचित है क्या अनुचित है। इसलिए वैज्ञानिक जो है यानी कि व्हाट इज़ का अध्ययन करता है, न कि व्हाट आउट टू बी क्या होना चाहिए का अध्ययन करता है। यानी कि जो है के अध्ययन से घटनाओं का सत्यापन संभव है और साथ ही वैज्ञानिक देश काल की सीमा से परे अधिक व्यापक स्तर पर इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो सत्य उतरती है, जिनमें नैतिक तटस्थता विद्यमान रहती है। और नैतिक तटस्थता जो है वो देश और काल की सीमा से स्वतंत्र होती है और सार्वभौम होती है। इसलिए जो वैज्ञानिक पद्धति में नैतिक तटस्थता के आधार पर अध्ययन किया जाता है और इससे अधिक वस्तुनिष्ठता और अधिक निश्चितता अध्ययन के अंतर्गत आती है। और इसी तरह वैज्ञानिक अध्ययनों में एकरूपता और विश्वसनीयता भी आती है। अगली जो विशेषता है वैज्ञानिक पद्धति की वो है संशयवाद। यानी समाजशास्त्री बीर स्टीड के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति में संशयवाद का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययन कोई भी वैज्ञानिक अध्ययन है वह संशय से प्रारंभ होता है। इसमें पहले वैज्ञानिक के मन में एक प्रकार की शंका उठती है कि क्या यह सत्य है, तब वह निष्पक्ष ढंग से उसे प्रमाणित करता है। और इसी संबंध में समाजशास्त्री लुंडबर्ग ने कहा है कि प्रत्येक प्रकार की खोज का प्रारंभ मस्तिष्क में उत्पन्न शंका से जनित जो तनाव होता है, शंका के कारण मस्तिष्क में जो तनाव होता है उसके कारण खोज का प्रारंभ होता है और वैज्ञानिक इन्हीं तनावों को संबंध भाषा में रखता है और फिर वे विभिन्न जो वैज्ञानिक प्रश्न हैं वो बन जाते हैं और जिनका हल वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ढूंढा जाता है। और इसी संशयवाद के कारण किसी वैज्ञानिक ज्ञान की स्थापना अंतिम नहीं होती, क्योंकि जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन के आधार पर उनमें समय के साथ या परिवर्तन के साथ उनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, परिवर्धन होता रहता है और उनमें वृद्धि होती रहती है। और इसी कारण जो वैज्ञानिक ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती है और इसी कारण जो वैज्ञानिक ज्ञान की जो प्रकृति है वो संचयी है, यानी कि उसमें कुछ न कुछ अपनी आगे से आगे उसमें खोज के द्वारा निरंतर उसमें कुछ न कुछ जोड़ा जाता है। अगली जो विशेषता है एक और वैज्ञानिक पद्धति की वो है नियंत्रण। यानी नियंत्रण वैज्ञानिक पद्धति की एक प्रमुख विशेषता है और इसी के आधार पर जो भौतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की उपलब्धियों में अंतर भी किया जाता है, क्योंकि जो भौतिक विज्ञान होते हैं उनमें प्रयोगशाला लेबोरेटरी एक नियंत्रित कक्ष के रूप में होती है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, किंतु सामाजिक विज्ञानों में इस प्रकार का जो नियंत्रित कक्ष नहीं होता, कोई प्रयोगशाला नहीं होती। इस दृष्टि से विभिन्न जो परिवर्तनशील कारक है उन पर ही नियंत्रण करके कार्य कारण संबंधों की व्याख्या समाज विज्ञानों में की जाती है। और किसी भी अध्ययन में किसी कारण के निश्चित प्रभाव की सही व्याख्या तभी की जा सकती है जब अन्य दूसरे कारक को नियंत्रित किया जाए। इसके अभाव में जो निष्कर्ष होंगे वो सही प्राप्त नहीं होंगे। तो नियंत्रण का संबंध जो है विज्ञान की अन्य विशेषताओं जैसे कि वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, सत्यापनशीलता, पूर्वानुमान आदि से है। तो इस प्रकार
आज हमने देखा वैज्ञानिक पद्धति की कौन कौन सी विशेषताएं होती है और किसी भी विषय से संबंधित अध्ययन यदि वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किया जाएगा और वैज्ञानिक पद्धति की जो ये विशेषताएं हैं इनको ध्यान में रखते हुए उस विषय से संबंधित अध्ययन किया जाएगा तो वो अध्ययन हमारा वैज्ञानिक होगा।